मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका ITV फाउंडेशन के इस इंडिया नेक्स्ट मंच पे। शुरुआत इसी बात से करेंगे कि 4 चरणों का चुनाव हो चुका है सर। मुद्दे जो है वो क्या है, क्योंकि बड़ा मिक्स रहता है। आप बंगाल जाइए तो मुद्दा थोड़ा सा चेंज होता है, उत्तर प्रदेश आइए तो हम देखते हैं कि अलायंस जो है वो मुद्दा है, दिल्ली आइए तो बार बार ये होता है कि अलायंस हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो कांग्रेस के लिए एक लार्जर पर्सपेक्टिव में नेशन वाइड बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव का? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम सोचते हैं कि अगर जनता ने मोदी जी को वापस मतदान के द्वारा सत्ता में बैठा दिया तो संविधान को खतरा है। क्योंकि जो पिछले 5 साल के कार्यकाल में हुआ, मैं मोटी मोटी बात आपको कहूंगा कि जो भी हमारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनको निष्पक्ष तरीके से अपना कर्तव्य निभाना था, वो सारी कैप्चर हो चुकी हैं। चाहे वो CBI हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो। अब देखिए, कर्नाटका में 2014 में कोई टैक्स रेड नहीं हुआ था। चुनाव के दरमियान की बात कर रहा हूं। अभी इस बार लगभग 18 से ज्यादा रेड हुए हैं इनकम टैक्स में चुनाव के दरमियान। और जिस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिस तरह से NIA, जिस तरह से CBI टारगेट कर रहा है लोगों को, और जिस तरह से, और मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं आरोप लगाऊं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन भी, जो कांग्रेस पार्टी की एप्लीकेशंस हैं कि साहब ये चुनाव आयोग के कर्तव्यों के खिलाफ है, वो भी एक्शन नहीं ले रहा। तो अगर सारी हिंदुस्तान की संस्थाओं का कब्जा सरकार कर लेगी तो संविधान को खतरा है। सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने यह है, जो देश समझ नहीं रहा शायद। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, हमने देखा भी, कई कड़े स्टेप लिए कोर्ट की फटकार के बाद। योगी आदित्यनाथ को बैन किया, आजम खान को बैन किया। आपने बिल्कुल सही कहा कि मायावती तक को बैन किया। लोगों ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है? आप तो मेरी बात को मान रहे हैं, क्योंकि जहां तक मोदी जी के खिलाफ एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भैया आप 6 तारीख को फैसला करिए, क्योंकि बड़े व्यस्त हैं इलेक्शन कमीशन के लोग। उनको बेचारों के पास वक्त नहीं है। जब मोदी जी की बात आती है ना तो उनको वक्त नहीं होता, लेकिन जहां विपक्ष के नेताओं की बात आती है तो तुरंत फैसला कर देते। लेकिन कांग्रेस ने तारीफ भी करी थी सर। मुझे याद है अभिषेक मनु सिंघवी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा था हमारी पिटीशन थी जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को बैन किया। हम तारीफ करते हैं इलेक्शन कमीशन की। और उसके बाद क्लीन चिट भी दिया राहुल गांधी को भी। उनके बयान के ऊपर हमने देखा कि कल एक रात में फैसला आया। तो क्या इलेक्शन कमीशन को भी आप मानते हैं कि वो प्रेशर में काम कर रहा है सरकार? नहीं, देखिए, जिस तरह से चुनाव का चरण, मतलब कि बिहार में किस तरह से 4, 5, 6 चरण का चुनाव है, तमिलनाडु में 2 चरण का चुनाव है, गुजरात में 1 ही चरण में खत्म हो जाता है, तो इसके पीछे सोच क्या थी हमें अब आज तक समझ नहीं आई। तो मैं केवल मोटी बात आपसे कहना चाहता हूं, और आपको यह भी मालूम, आप तो मीडिया से हैं, कुछ हमारे खास मीडिया के भी लोग भी हैं जो प्रचार कर रहे हैं भाजपा का। तो मैं समझता हूं कि अगर मीडिया, कुछ लोग मीडिया में और सारी संस्थाएं ऐसे कब्जे में आ जाएं तो फिर लोकतंत्र का रहेगा क्या? सबसे बड़ा मुद्दा यह है जो लोग समझ नहीं रहे। सर, मैनिफेस्टो पे आता हूं आपके। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो दिया है अपनी न्याय योजना पे दिया है। और नहीं, सबसे पहला जो चैप्टर है वो रोजगार का है। लेकिन सबसे पहला चैप्टर रोजगार है, एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस है, वुमेन एम्पावरमेंट है, हेल्थ इश्यूज है। जुडिशरी पे है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जो देखिए, इस समय अगर आपके 26 जज हैं तो लगभग 13 सुप्रीम कोर्ट बैठता है, क्योंकि हर जज या 2 की तादाद में या 3 की तादाद में बेंच होता है, तो हर एक अलग अलग फैसला करता है। तो बड़ा भारी परिवर्तन अपने मैनिफेस्टो में हम लाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बैठक 11 या 9 या 13 जजेस की इकट्ठी होनी चाहिए। 13 सुप्रीम कोर्ट नहीं होने चाहिए, 13 जजेस में 1 सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ताकि एक फैसला, मतलब क्या, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की तरह जाए। यहां तो मालूम नहीं कि कुछ जज क्या कहते हैं, कोई और जज क्या कहते हैं। और ये आप सोचिए कि अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से आना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने, वो बेचारा कहां पहुंच जाएगा? उड़ीसा से आना चाहता है, कहां पहुंचेगा? वेस्ट बंगाल से आना चाहता है, कहां पहुंचेगा? पहुंच ही नहीं सकता। तो हमने कहा है कि 6 रीजनल अपील कोर्ट्स होने चाहिए
ताकि आराम से आम आदमी वहां जा सके। इस समय ना कोई अपील कोर्ट है रीजनल, सुप्रीम कोर्ट के 13 सुप्रीम कोर्ट हैं, तो ये बातें जनता तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है कि बालाकोट में क्या हुआ, हमने बालाकोट में क्या कर दिया, और अजहर मसूद को हम ले आए। अरे यार, मसूद अजहर को आप ले आए तो मसूद अजहर को तो भेजा भी तो आप ही ने था ना। IC 184 के बाद जसवंत सिंह जी मसूद अजहर को अब प्लेन में बैठाकर अफगानिस्तान ले गए ताकि वो पाकिस्तान चले जाए, और जैसे मोहम्मद पैदा हो गई। लेकिन सर, तो ये कोई मुद्दे हैं देश के सामने? लेकिन सर, बीजेपी जो भी कैंपेन कर रही है, या आप लोग बोलते हैं बीजेपी काउंटर पार्ट बोलती है, बीजेपी इसकी तुलना और सीधे सीधे ये इलेक्शन राष्ट्रवाद पे लड़ना चाहती है। और जब भी कोई ऐसी चीज होती है, हमने देखा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। आपको लगता नहीं कि ये जो नैरेटिव है, इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है चुनाव में? कौन सा राष्ट्रवाद? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने राष्ट्रवाद की बात की है? ये कहते हैं जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो किया आपने। मनमोहन सिंह ने उस दिन इंटरव्यू में कहा कि 6 सर्जिकल स्ट्राइक तो हमारे कार्यकाल में हुई, 2008 से लेकर 2014 तक। अब कहते हैं हुई नहीं। ये कोई मुद्दे हैं? अरे सर्जिकल स्ट्राइक करो तो गरीबी पे करो, सर्जिकल स्ट्राइक करो तो बेरोजगारी पे करो, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो उन मुद्दों पे करो जो देश को आगे ले जाएं। और अगर आपने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर भी दी तो सर्जरी तो नहीं हुई ना। हम सर्जरी चाहते हैं। चुनाव से पहले 2014 से पहले तो आप तो कह रहे थे कि हम लाहौर को कब्जा कर लेंगे। ये आप भाषण देते थे कि अगर ऐसा होगा आंख से आंख मिलाकर हम चीन को देखेंगे। आप बिरयानी खिलाते हो, हम लाहौर में कब्जा कर लेंगे। ये सब होता था, ये सब बयानबाजी होती थी। अब क्या हुआ? बैठे के बैठे रह गए। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा क्या है? हम सब राष्ट्रवादी हैं। आप मुझे बताइए कि क्या इश्यू है राष्ट्रवाद का? क्या हम एंटी नेशनल हैं? सर, लेकिन मैनिफेस्टो जो था, आपने बोला, उसके बाद राहुल गांधी उस मैनिफेस्टो को पढ़ रहे थे AICC में उस वक्त, तो देशद्रोह वाला जो कानून था उसको लेकर बीजेपी ने बड़ी आपत्ति जताई। और बीजेपी के क्या आपत्ति? ये कानून को अंग्रेजों के पहले का बना हुआ है। जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी उस समय अभियान करते थे, क्विट इंडिया मूवमेंट करते थे, तो ये कानून लागू होता था। और वही कानून अब आम लोगों के ऊपर लागू है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे कोई और हो, कोई कन्हैया कुमार, एंटी नेशनल है कोई। वो कहते हैं कि भाई ये टुकड़े गैंग है, कांग्रेस टुकड़े तो भारत के ये कर रहे हैं। टुकड़े गैंग और मोदी प्लस अदर्स हैं, ये हैं टुकड़े गैंग। इन्होंने भारत के टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन्होंने लोगों का बंटवारा कर रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? इनकी जो भाषा क्या है? भाषा यही है ना कि अगर आप कोई सवाल उठाओगे तो आप प्रो पाकिस्तान हो। अरे अभी गडचिरोली में क्या हुआ? महाराष्ट्र में हमारे लोग मारे गए ना। तो वो इजंट इज द बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेलियर? हम सवाल उठाएं तो वी आर एंटी नेशनल। और जो 40 हमारे CRPF के लोग जवान मारे गए, तो क्या वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? उस पर सवाल हो जाए वी आर प्रो पाकिस्तान। तो ये कौन सी भाषा है? तो ये सवाल चुनाव के वक्त नहीं होने चाहिए। चुनाव के वक्त जो सवाल, जो मुद्दे उठने चाहिए, वो बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। वी वांट क्लीन एयर इन दिल्ली, वी वांट क्लीन वाटर टू बी ड्रंक बाय पीपल। People don't get clean water. There are manual scavengers that still exist today. तो ये मुद्दे हैं देश के सामने। लेकिन अभी भाषण होता है कि आपके TMC के इतने MLA हमारे टच में हैं, और भाजपा दिल्ली में कहती है कि 14 MLA हमारे टच में हैं। ये क्या भाषण है? लेकिन सर, एक बड़ा सवाल ये भी है, आपने कहा चुनाव में ये मुद्दे होने चाहिए, एक मुद्दा और भी है। चुनाव की घोषणा के 6 महीने पहले तक हम देखते थे कि जितनी अपोजिशन पार्टीज है वो एक साथ रहती थी, पार्लियामेंट एनेक्सीज में मीटिंग्स चलती थी, सब कहते थे कि हम मोदी से एक साथ लड़ेंगे। एक बार ये भी स्टोरी आई कि हाँ, हर जगह बीजेपी के सामने एक ही कैंडिडेट दिया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से और अपोजिशन पार्टी से चूक हुई है? चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, वेस्ट बंगाल का मामला हो, जहां आप लोग साथ आ सकते थे, बातचीत भी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से आपने कहा अलग लड़ेंगे। दिल्ली की बात करूं तो आप देख रहे थे, बातचीत हुई, फिर वो हरियाणा और पंजाब तक पहुंच गई। यूपी में कई राउंड्स की बात हुई, फेल हो गए। वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ, तो क्या उसका नुकसान उठाना पड़ेगा सर इस चुनाव में? पहली बात तो मेरा ख्याल ये सवाल कुछ गलत सा है
क्योंकि हमने कभी नहीं कहा कि ऑपोजिशन एक कैंडिडेट खड़ा करेगी। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने ये बात नहीं की। कांग्रेस ये कौन कहता था? अरुण शौरी जी कहते थे, ये यशवंत सिन्हा जी कहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सारा एक महागठबंधन हो। बट महागठबंधन होना कोई आसान काम नहीं है, और मैंने उस समय भी कहा था कि हिंदुस्तान के स्तर पे कोई महागठबंधन नहीं होगा। राज्यों के स्तर पे हम ऑपोजिशन इकट्ठा हो सकता है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हमारे जो भी गठबंधन पार्टनर थे वो आज भी हैं। अगर आप महाराष्ट्र में देखो तो हम एनसीपी के साथ हैं, अगर तमिलनाडु में देखो तो हम डीएमके के साथ हैं, आज भी वो बरकरार है। केरला में भी हमारा गठबंधन है, और यहां हमने वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट सीपीएम के साथ गठबंधन किया है। तो जहां हमने गठबंधन की राजनीति जहां हम कर रहे थे वो आज भी कायम है। अब आप चाहते हो, और या कुछ लोग चाहते थे कि हमारा गठबंधन समाजवादी के साथ भी हो जाए और बसपा के भी साथ भी हो जाए, लेकिन वो तो तभी होगा ना, दो हाथ से ताली बजेगी। अगर वो कहेंगे कि साहब 37 सीट मैंने अपने लिए रख ली, 37 सीट आपके लिए रख ली, 2 हमने आप लोगों के लिए छोड़ दी, तो गठबंधन कहां से होगा? वो पहले भी हमारे गठबंधन पार्टनर थे नहीं वहां। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी का मकसद क्या है? आम आदमी चाहती है कि दिल्ली से बाहर वो निकले। अब उसको लगता है कि दिल्ली से बाहर उसका कोई बच्चा है नहीं, पंजाब में लुढ़क रही है, और वो उन्होंने एक जेजेपी के साथ समझौता किया था हरियाणा में, और उन्होंने 4-3 का वहां बंटवारा किया था। हम यहां के बोले कि हमने वहां 4-3 का बंटवारा कर लिया, अब उसको मान लीजिए। अब हरियाणा में 10 सीट तो केवल हैं, हम 4-3 का बंटवारा कैसे माने? 4 जेजेपी को दे दें, जो 2 महीने पहले की पार्टी है, 3 इनको दे दें, तो हम कहां से लड़ें? 2 लड़ें। फिर कहते हैं अच्छा आप 3-2 कर लीजिए। हम क्यों करें? देखिए, जो भी आप गठबंधन करना चाहते हो उसका कोई एक रैशनैलिटी होनी चाहिए। दिल्ली में लेकिन होता तो आप लोग, दिल्ली में हमने कहा था 4-3 पे कर लो, फिर भी हम उनको 4 दे रहे थे। बोले नहीं, जब तक हरियाणा में भी करोगे। पहले तो गोवा भी मांग रहे थे, पंजाब भी मांग रहे थे, तो ये कैसे होगा? ये दोष कांग्रेस पार्टी का नहीं है। जो छोटी पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि उनका जो फुटप्रिंट है वो दिल्ली से बाहर दिखाई दे, और हम चाहते हैं कि जहां उनका फुटप्रिंट है वहां समझौता करने के लिए हम तैयार हैं। सर, कोर्ट ने मीनाक्षी लेखी वाले पिटीशन पे कहा कि हाँ, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। मैं उस वक्त मौजूद था जब वो अमेठी में नामांकन करके बाहर आए थे। उन्होंने ये बात कही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौकीदार चोर है। तो आपको लगता है कि ये जो फ्रेज था, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी। नहीं, मतलब ये ठीक है, तो उन्होंने गलत बोल दिया। उन्होंने अभी भी बयान दिया है, कल ही बयान दिया है कि हम वहां जाकर माफी मांग रहे हैं, तो उसमें क्या है? क्या सर, रफाल का जो इशू था वो जिस हिसाब से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उठाया था, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस देश में हो रही थी, लगातार उन्होंने उस पर कैंपेन किया था, वो कहीं आपको लगता है कि चुनाव आते आते कुछ थोड़े से इश्यूज को लेकर भटक गई कांग्रेस? देखिए, जहां तक रफाल का इश्यू है वो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा इश्यू है। वो भी संविधान से और हमारे डिफेंस प्रोसीजर से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी इंक्वायरी कोई करने नहीं देता, और ये ना करने नहीं देते, तो इश्यू है, वो आज भी इश्यू है, कल भी रहेगा, और मई 23 के बाद जो भी परिणाम आएंगे इश्यू रहेगा। वो इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू है। सर, न्याय पे कुछ बताइए, क्योंकि बीजेपी और सरकार के वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये ब्लफ है, पैसा कहां से आएगा? छत्तीसगढ़ आप जीते, वहां पर किसानों का जो लोन था 24 घंटे में राहुल गांधी ने कहा माफ करने के लिए, माफ कर दिया गया, लेकिन 7-8 दिन वहां सरकार के पास पैसा नहीं था अपने कर्मचारियों को देने के लिए। तो बीजेपी और सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि ये एक ब्लफ है, इसका बजट एलोकेशन क्या है, कैसे ये करेंगे? चुनाव जीतने के लिए इन्होंने न्याय समझा दिया पब्लिक को। इनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है कि अगले 5 साल में हम 28 लाख करोड़ देंगे, तो हमने तो कहा है 3,60,000 करोड़ देंगे ना, ये तो हमने कहा है ना। तो इनके 28,000 कहां से आएंगे? 28 लाख करोड़ कहां से आएंगे? अगर हमारे 3,60,000 करोड़ न्याय के लिए नहीं आ सकते, तो इनके 28 लाख करोड़ कहां से आएंगे? और अगर ये कहते हैं इनके पास 28 लाख करोड़ आएंगे, तो फिर 3,60,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा बजट है, मैं जनता को बताना चाहता हूं, हमारा बजट लगभग 15% की गति से बढ़ता जाता है। तो 5 साल में वो इतना बढ़ता जाएगा कि हमारे पास 3,60,000 करोड़ होंगे। दिक्कत नहीं है, और वो हम इजीली, लेकिन हम तुरंत नहीं कर सकते।
और हमने ये भी मैनिफेस्टो में लिखा है कि एक कमेटी बैठेगी और ये योजना फेजेस में हम इसको लागू करेंगे। लेकिन सर आपको लगता नहीं थोड़ा सा लेट आप हो गए, क्योंकि बिल्कुल चुनाव का वर्ष था, जनता तक पहुंचाना, इतना बड़ा देश है, जनता तक पहुंच गया। आप ही लोग पहुंचा देते हैं, आजकल व्हाट्सएप चलता रहता है ना, तो जनता तक बात पहुंच गई है, ऐसी कोई बात नहीं। जनता तक ये भी पता चल गया है कि इस देश में सच कौन बोलता है और झूठ कौन बोलता है। कांग्रेस को इस चुनाव के बाद कहां देखते हैं आप? कहां देखते हैं? जहां होना चाहिए। कहां पे? वही मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि फिगर्स में उसमें लगातार कोई कांग्रेसी कह नहीं रहा है कि नहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आधी कांग्रेस कह रही है कि भाई कोई आदमी बन जाएगा, कह रहे हैं बातचीत करेंगे। तो क्या कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है इस चुनाव को लेकर? मैं आपको कहूं कि कांग्रेस पार्टी की 273 सीट आएंगी तो मैं इस मंच पे झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि मोदी जी को हम कुछ सालों के लिए बनवास पे भेज देंगे। तो क्या अलायंसेस की जरूरत पड़ेगी? क्या कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज? जो जरूरत पड़ेगी हम निभाएंगे उसको, जो भी कर्तव्य हमारा है हम उसको निभाएंगे। क्योंकि अलायंस एक बड़ा फैक्टर अरे था। भाई पहले तो चुनाव के परिणाम तो आने, जो जब रिजल्ट आएंगे, क्या स्थिति कांग्रेस की होगी, बाकी दलों की क्या स्थिति होगी, किसको क्या मिलेगा, कैसे हम इकट्ठा होकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, मोदी जी कहां होंगे, ठीक है ना। आज के दिन जो मेरा अपना सोच है कि आज के दिन, और मोदी जी ये बात समझ नहीं रहे, उनको सबसे खतरा मालूम कहां से है? अमित शाह से। अमित शाह तो अध्यक्ष है सर, लगातार हम देखते हैं उनके साथ रहते हैं। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वही है, ये मोदी जी अभी समझ नहीं रहे। मतलब आपको लगता है कि अमित शाह ओवरटेक भी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी को? देखिए ये लोग ही ऐसे हैं, ये लोग ही ऐसे हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। खैर आप आए हमारे प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया।